है दोस्तों। अभी तक देखो हमने जो भी स्टडी किया है, हम लोगों ने बात की एक सिंगल ऑल्टरनेटर या एक सिंगल मोटर की, उसी के ईएमएफ के बारे में बात की, उसी की वोल्टेज रेगुलेशन पे डिस्कशन किया, एक ऑल्टरनेटर की पावर या मोटर की पावर पे डिस्कशन किया। लेकिन क्या होता है अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, किसी भी पावर स्टेशन के अंदर जाओगे तो एक पावर स्टेशन के अंदर कभी भी सिर्फ एक टरबाइन या एक ऑल्टरनेटर नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स होते हैं। मल्टीपल क्यों होते हैं? क्योंकि एक सिंगल ऑल्टरनेटर कभी भी इतना अमाउंट ऑफ पावर जनरेट नहीं कर सकता जितनी की हमारी कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कई ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल लगा करके ओवरऑल करंट या ओवरऑल पावर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहां से एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स, यानी कि जब एक से ज्यादा ऑल्टरनेटर पैरेलली कनेक्ट कर दिए जाएं। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर यह आता है कि भाई पैरेलली कनेक्ट क्यों कर रहे हो। सबसे सिंपलेस्ट आंसर है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड को अगर मीट करना है तो वो सिंगल ऑल्टरनेटर नहीं सप्लाई कर पाएगा। फॉर दैट वी नीड मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स। लेकिन फिर कोई ये भी कह सकता है ठीक है भाई, एक ऑल्टरनेटर इतनी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा तो ऑल्टरनेटर का साइज बढ़ा लो, बड़ा ऑल्टरनेटर बना लो। बड़ा ऑल्टरनेटर ज्यादा पावर देगा, तब भी तो डिमांड मीट हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक बड़े ऑल्टरनेटर का डिजाइन हमेशा इकोनॉमिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी क्या होता है, जब मशीन का साइज बढ़ाते जाते हो ना तो बहुत सारे डिजाइन कंस्ट्रेंट आ जाते हैं कि कितना इंसुलेशन लग रहा है, ठीक है कोर का मटेरियल कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें जब फैक्टर इन करते हैं तो हर बार ऐसा फीजिबल नहीं होता कि एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर डिजाइन कर लें। तब हम क्या करते हैं, वी यूज मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स इन पैरेलल। तो इसमें लिखना द मेन ऑब्जेक्टिव behind connecting multiple alternators in parallel is to meet the demand because a single alternator cannot supply such amount of power। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, एक पावर प्लांट में तो चलो मल्टीपल ऑफ पैरेलल में है, पूरी कंट्री में भी जितने पावर स्टेशन लगेंगे दे विल बी इन पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि सभी का क्या काम है कि सभी को करंट सप्लाई करके किसे देना है, पावर सप्लाई करना है लोड को। यानी ये कह सकते हो सभी जनरेटर्स से करंट निकलेगा और किस में एंटर करेगा, लोड्स के अंदर। ठीक है, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एक पावर प्लांट के अंदर मल्टीपल ऑल्टरनेटर पैरेलल में होते हैं। तो इसमें ना एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो पहला लिखो रीजन, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फर्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या लिंक है इसका? देखो क्या होता है कि जो हमारा पावर सिस्टम के अंदर लोड है, जो पावर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम किसी समय पे ज्यादा पावर डिमांड कर सकते हैं तो किसी समय पे कम डिमांड कर सकते हैं। यानी जो पावर डिमांड की जा रही है वो फ्लक्चुएटिंग है, दैट इज नॉट कांस्टेंट। यही सेम बात मैंने आपसे की थी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर भी, कि लोड जो होता है, लोड इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। अब मान लो एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर पावर सप्लाई कर रहा है, लोड कम हो या ज्यादा उसे चलना ही पड़ेगा पावर सप्लाई करने के लिए। अब ऐसे ही मान लो एक बड़े ऑल्टरनेटर को 10 ऑल्टरनेटर से रिप्लेस कर दिया, लोड ज्यादा है तो 10 के 10 चलाओ, लोड कम हो जाता है तो 9 चला लो, 8 चला लो, 5 चला लो। यानी कि बाकी के जनरेटर्स को ऑफ रखा जा सकता है, सारे जनरेटर्स चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक इकलौता जनरेटर होगा जो कि काफी बड़ा है तो लोड कितना भी हो उसको ऑन रहना ही पड़ेगा। तो इसमें लिखना
if we replace a large unit by a large number of small units, then as the load reduces, we can switch off certain units and only operate some units, so that the units that are operating operate at full load and other units are off, which reduces the operating cost. ये क्लियर हुआ पॉइंट? अगला लिखना कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट। अब ये स्टैंड बाय यूनिट क्या होती है? जो एक यूनिट बैकअप में रखी जाती है, यूनिट माने एक ऑल्टरनेटर, एक ऑल्टरनेटर जो बैकअप में रखा जाता है ताकि अगर ऑल्टरनेटर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज स्टैंड बाय यूनिट। लेकिन अगर एक ऑल्टरनेटर ही है तो उसका स्टैंड बाय भी उतने ही साइज का ऑल्टरनेटर लेना पड़ेगा। अगर एक ऑल्टरनेटर 1 मेगावाट का है तो 1 मेगावाट का ही एक ऑल्टरनेटर बैकअप में रखोगे, स्टैंड बाय में रखोगे। लेकिन अगर मान लो एक 1 मेगावाट के ऑल्टरनेटर की जगह 10 ऑल्टरनेटर है 100 किलोवाट के, तो बैकअप रखने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से कोई एक ऑल्टरनेटर खराब भी हुआ तो बाकी के ऑल्टरनेटर्स पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टैंड बाय यूनिट है उसकी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है इफ देयर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। अगला पॉइंट लिखना इकोनॉमी एंड यूटिलिटी, इकोनॉमी एंड यूटिलिटी। अब देखो क्या होता है जब मल्टीपल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जैसे स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है। तो अब रेनी सीजन में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर कहीं भी किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो सिंपली पानी के बेसिस पे चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, बेनिफिशियल ये है कि ज्यादा से ज्यादा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से जनरेट की जाए। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अपने चारों तरफ देखते भी हैं, आज के टाइम में जो वाटर का लेवल है वो काफी रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू अर्लियर। तो इतनी ज्यादा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से नहीं बना सकते। दूसरी बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ज्यादा बेनिफिशियल रेनी सीजन में है जबकि वाटर का इनफ्लो अच्छा रहता है। तो यानी ड्राई सीजन में जब नदी के अंदर पानी ना हो तब क्या करें, तब हमें किसी ना किसी और पावर प्लांट से पावर जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे थर्मल पावर प्लांट जो एनटीपीसी के होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसी ऐसे पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर ये सभी पावर प्लांट्स पैरेलल में लगा दें तो जिस टाइम पे जो पावर प्लांट पावर डिलीवर कर सकता है और सस्ती पावर दे सकता है उसको चला लो, बाकियों को ऑफ रखो। तो इसमें लिखना बाय कनेक्टिंग अ थर्मल पावर प्लांट and a hydroelectric power plant in parallel, we can supply power at minimum cost by letting hydroelectric plant take the load during wet season and thermal power plant take the load during dry season। ठीक है, तो जिस भी तरह से कॉस्ट सस्ती पड़े उसी तरह से ऑपरेट करवाना चाहिए। और ये जो इकोनॉमी होता है ना, इकोनॉमी पे तो पूरा टॉपिक बन जाता है पावर सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच और इकोनॉमिक जनरेशन, कि पावर को ऐसे ही जनरेट करो जिससे कि कॉस्टिंग मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि अगेन मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, कई बार बता भी चुका हूं कि कोई भी सिस्टम डिजाइन के दो क्राइटेरिया हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेबिलिटी और कॉस्टिंग। अगर सिस्टम स्टेबल है, सही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ उसका खर्चा भी कम आ रहा है, तो इससे बेटर सिस्टम नहीं पॉसिबल है। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखा जाता है कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हुए, कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या ऑल्टरनेटर्स को डायरेक्टली पैरेलल जोड़ दिया जाता है
या कुछ चीजों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है। यानी क्या ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी बिफोर पैरेलल ऑपरेशन जिससे कि पैरेलल ऑपरेशन फीजिबल हो पाए। जैसे देखो, पैरेलल ऑपरेशन मैंने ट्रांसफार्मर में भी डिस्कस किया था, फिर पैरेलल ऑपरेशन मैंने डीसी मशीन में भी डिस्कस किया है। अब फिर पैरेलल ऑपरेशन की बात आ रही है सिंक्रोनस के अंदर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ना मैंने दो तरह की कंडीशन लिखवाई थी जब पैरेलल ऑपरेशन की बात की थी। एक तो नेसेसरी कंडीशन और एक डिजायरेबल कंडीशन। तो वहां मैंने तुम्हें यह चीज समझाई थी कि कुछ कंडीशन नेसेसरी होती हैं जब कभी पैरेलल ऑपरेशन किया जाए ताकि सर्कुलेटिंग करंट ना बने। सेम चीज सिंक्रोनस के अंदर भी आएगी कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको सेटिस्फाई करवाना बहुत ही जरूरी है सो दैट पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल। तो अगला लिखना, नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन। अब देखो, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर को सिंपली ऐसे हमने दिखा दिया, ऑल्टरनेटर ये एक स्विच है और ये है एक इनफाइनाइट बस बार। ये क्या है? आई बी बी। तो जो सिस्टम से जुड़ेगा ऑल्टरनेटर, जो ऑल्टरनेटर सिस्टम से जुड़ने वाला है, इसको इनकमिंग बोल देते हैं। और जो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है? तो हमेशा ये दो टर्मिनोलॉजी ना तुम्हें काफी कॉमनली दिखेंगी कि इनकमिंग ऑल्टरनेटर कैसा होना चाहिए। इनकमिंग ऑल्टरनेटर माने द ऑल्टरनेटर दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू द सिस्टम। ठीक है? जिसको अभी कनेक्ट करने वाले हो। तो अब देखो, जैसे पैरेलल ऑपरेशन की बात आती है तो तुमने ट्रांसफार्मर के अंदर क्या बोला था? ट्रांसफार्मर में हमने एक चीज बोली थी कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए जब थ्री फेज की बात थी। तो सेम चीज यहां बोलते हैं। देखो, ये जो इनफाइनाइट बस बार है ना, इसका भी एग्जिस्टिंग सिस्टम का भी एक फेज सीक्वेंस होगा और ऑल्टरनेटर का भी एक फेज सीक्वेंस होगा। ये दोनों ही फेज सीक्वेंस सेम होने चाहिए। तो सबसे पहला लिखना, द फेज सीक्वेंस ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर should be same as that of a existing system। फेज सीक्वेंस दोनों का सेम आना चाहिए। अगला पॉइंट, पैरेलल में वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए। तो अगला लिखना, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर should be equal to the voltage of existing system। ठीक है? तीसरा, frequency of incoming alternator is kept slightly higher than the existing system। अब देखो, एक एसी क्वांटिटी में तीन ही चीजें होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो उसी लॉजिक से मैंने तीन कंडीशन लिखवा दी, एक फेज की, एक मैग्नीट्यूड की और एक फ्रीक्वेंसी की। अब देखो, ये दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि भाई चलो सेम वाले पॉइंट्स तो सही हैं, ये अचानक से फ्रीक्वेंसी हाई क्यों कर दी? जबकि मैंने तुम्हें इस टॉपिक के शुरू में ही ये बताया था कि पावर ट्रांसफर के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है, कि जब तक सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी देयर विल नॉट बी एनी पावर ट्रांसफर। और अभी मैं खुद ही कह रहा हूं कि ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से ज्यादा रखो। इसका प्राइमरी रीजन ये होता है, देखो, कि जब ऑल्टरनेटर सिस्टम में जुड़ जाएगा तब ये कुछ ना कुछ करंट सप्लाई जरूर करेगा। करंट या पावर सप्लाई करने से आगे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी को पहले ज्यादा रखते हैं ताकि जब ये जुड़ेगा और पावर सप्लाई करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होके किसके बराबर आ जाए? एग्जिस्टिंग सिस्टम के। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, the frequency is kept slightly higher because when alternator gets connected to the system and starts supplying power, then frequency of alternator reduces, and after reduction the frequency of alternator should become equal to existing system।
and hence at no load the frequency should be higher than at loaded condition. जुड़ने से पहले फ्रीक्वेंसी हल्की सी ज्यादा रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जुड़ने के बाद। ठीक है, जुड़ने के बाद फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाती है। अब क्या होता है, यही कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन मेथड की बात करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मेथड का मतलब यह है कि पैरेलल ऑपरेशन पे जाने से पहले कैसे ये एंश्योर करोगे कि तुम्हारी सारी कंडीशन मीट हो रही है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना ट्रांसफार्मर के अंदर पोलैरिटी टेस्ट, कि पैरेलल ऑपरेशन से पहले दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक करना जरूरी है, तभी उन्हें पैरेलल में लगाना चाहिए। सेम चीज अब यहां मैं कह रहा हूं कि बिफोर कनेक्टिंग ऑल्टरनेटर्स इन पैरेलल हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होंगी। तो अब हम इस पे आ रहे हैं। इस लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स। ठीक है, कि क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं मशीन्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। अब इसके अंदर देखो हम दो मेथड पढ़ते हैं, जिसमें से कि एक मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, जिसे कहते हैं डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप मेथड। ठीक है, डार्क लैंप मेथड। अब पहले मैं इसका फिगर तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि डार्क लैंप मेथड काम कैसे करता है। देखो, इन्फिनिट बस बार माने ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ये तीन फेज की तीन ट्रांसमिशन लाइन आ गई, ए, बी और ये सी। यहां से मैं तीन टर्मिनल निकालता हूं। ठीक है, ये तीन टर्मिनल आ गए। अब नीचे अपना ऑल्टरनेटर रहेगा। ऑल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग भी दिखा सकते हो चाहो तो। ये ऑल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग हो गई। ऐसे ही तीन टर्मिनल हमारे ऑल्टरनेटर से निकलेंगे। ठीक है, अब ये स्विचेस हैं कि अगर ऑल्टरनेटर को तुम्हें जोड़ना है किससे, इनफाइनाइट बस से, तब ये स्विचेस का यूज आता है। ठीक है, लेकिन बिफोर कनेक्टिंग ऑल्टरनेटर टू इनफाइनाइट बस हमें सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डार्क लैंप मेथड। अब क्या करता हूं, ये जो टर्मिनल्स हैं इनको नाम देता हूं ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो ए बी सी को मुझे सिंक्रोनाइज करना है किसके साथ, ए डैश, बी डैश और सी डैश के साथ। इसीलिए यहां देखो लैंप लगा दिए जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ना इजी करने के लिए कंस्ट्रक्शन, एक लैंप इधर लगा देता हूं एल ए। ठीक है, फिर एक लैंप मैं इधर लगा देता हूं एल बी। फिर एक लैंप मैं फिर इधर लगा देता हूं एल सी। ठीक है, ये लग गए लैंप। तो तीन लैंप हमने लगा दिए, एल ए, एल बी और एल सी। और ये कहां कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ऑल्टरनेटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ इनफिनिट बस। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड थ्री लैंप्स आर कनेक्टेड between the terminals of alternator and the terminals of infinite bus। अब बात यह आती है इससे सिंक्रोनाइजेशन कैसे करोगे। उसके लिए सिंपल सी चीज सोचो कि कोई भी लैंप ऑफ कब होगा, डार्क लैंप का मेथड, लैंप बंद है। कोई भी लैंप डार्क या ऑफ कब होगा, जब उसके अंदर कोई करंट ना जाए। किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो जीरो होने की कंडीशन क्या होती है, कि उस सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहे। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब जो बस की वोल्टेज है
वही वोल्टेज किसकी हो, ऑल्टरनेटर की। अगर बस और ऑल्टरनेटर की वोल्टेज सेम हो जाए देन दिस लैंप विल बी ऑफ। वोल्टेज सेम होने का मतलब एसी में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों का सेम होना जरूरी है। तो लैंप डार्क कब होगा, जब उसके दोनों तरफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज आइडेंटिकल हो। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड a lamp will become dark if the voltage at both ends of the lamp, ब्रैकेट में लिख लो मैग्नीट्यूड एंड फेज, are identical. Next point, if the lamp never becomes dark, then it means the voltage magnitude on both the sides is not same and we can make it equal by changing the field current of the alternator. जैसे मान लो कि ऑल्टरनेटर की वोल्टेज है लेटस से 11 केवी और इनफाइनाइट बस की वोल्टेज है 10 केवी। तो 11 केवी और 10 केवी तो कभी बराबर आएंगे ही नहीं, तो लैंप कभी बंद भी नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, ऑल्टरनेटर की वोल्टेज को भी किस पे ले जाना है, 10 केवी पे। वो कैसे ले जाओगे, ऑल्टरनेटर की वोल्टेज अगर घटानी है तो उसका ईएमएफ गिरा दो, ईएमएफ गिराना है तो फील्ड करंट गिरा दो। तो अगर फील्ड करंट रिड्यूस कर लोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। तो इस तरह से पहले वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को सेम किया जाता है बाय द यूज ऑफ फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा। अब दो कंडीशन बची, एक तो फेज सीक्वेंस और एक फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा 1 है या F1 है, और इनफिनिट बस की जो फ्रीक्वेंसी है, इनफाइनाइट बस फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा है या ये F है। अब मैं कहता हूं लैंप के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनने वाली है, V लैंप। जनरेटर के अंदर वोल्टेज हुई Vm cos ओमेगा 1t। ठीक है, मान लो ए फेज और कॉस में लेके चल रहे हो, बस की हुई Vm cos ओमेगा टी। सिर्फ एक फेज की बात कर रहा हूं, बाकी दो फेज -120 प्लस 120 में चलेंगे। अभी सिंपली मैं एक सिंगल फेज की बात कर रहा हूं और मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड बराबर बना चुका हूं फील्ड एक्साइटेशन चेंज करके। अब देखो Vm कॉमन अगर ले लिया जाए, cos ओमेगा 1t माइनस cos ओमेगा टी, cos A माइनस cos B होगा Vm साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा t बाय 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा t बाय 2। ठीक है, cos C माइनस cos D और यहां 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो एक cos C माइनस cos D मैंने एक्सपेंड कर लिया है। अब इसके अंदर दो टर्म आ रही है साइन की, एक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा और दूसरी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। तो ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा आती है इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ये जो टर्म है ना, ये वेव से ली गई है। और ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा आती है इसको कहते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है और कैरियर फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। अब हम लोग क्या कह देते हैं कि ग्राफ कैरियर फ्रीक्वेंसी के अनुसार बनाओ, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और बची हुई ये जो टर्म है इसको हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। यानी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो खुद किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, और एम्पलीट्यूड खुद साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। अब देखो, अगर मुझे आउटपुट बनाना है लैंप का वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड प्लॉट कर लो। एम्पलीट्यूड है साइन का ग्राफ
बट कम फ्रीक्वेंसी का। कम फ्रीक्वेंसी माने ज्यादा टाइम पीरियड। ये बन गया एम्पलीट्यूड। लेकिन अब ये जो टर्म है साइन वाली, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? ये वेरी करेगी बिटवीन -1 एंड 1। अगर ये -1 आ गई तो पूरी टर्म नेगेटिव, +1 आ गई तो पूरी टर्म पॉजिटिव। तो ये पूरी टर्म को नेगेटिव भी बना सकती है, इसीलिए जो डॉटेड वाला कर्व है इसका नेगेटिव भी हमने ड्रॉ कर लिया। बात समझे? ये टर्म नेगेटिव भी हो सकती है। ये टर्म नेगेटिव हो गई तो पूरी टर्म के साथ माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए माइनस वाला भी ड्रॉ कर लिया। अब अंदर एक साइन बना लो हाई फ्रीक्वेंसी का, देखो ऐसे, ठीक है? ये हाई फ्रीक्वेंसी का हमने साइन बना लिया इस टाइप से। बात समझे? तो ये साइन किस तरह से वेरी करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगा? दैट विल बी कैरियर फ्रीक्वेंसी। और इसका एम्पलीट्यूड जो वेरी करेगा दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी। और ये सिमिलर है एज द केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी यही होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक मैसेज सिग्नल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जहां एम्पलीट्यूड 0 होता है दैट इज कॉल्ड एज नोड, और जहां मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटी नोड। इसीलिए मैंने बोला था ये टर्म्स जो है ना वेव से ली गई है। वेव में नोड और एंटी नोड की बात हम लोग अक्सर किया करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या मालूम चला कि जो लैंप की वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है विद द फ्रीक्वेंसी ω1 माइनस ω/2। इसके साथ वो एम्पलीट्यूड हमारा वेरी करता है, और इसके नीचे 2 और लगा लेना, और इसको हम कह देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इसमें लिख लेना द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप varies at a frequency ω1 minus ω whole divided by 2 called as beat frequency, which determines the frequency at which voltage across a lamp becomes 0। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं टाइम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में कितना टाइम है? सोचो, आधे टाइम पीरियड के बराबर ना, ये पूरा एक टाइम पीरियड ही तो बनाया था साइन का, तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2π/ω। कौन सी फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी, तो π/ω बीट, यानी 2π/ω1 माइनस ω। तो ये टाइम है दो नोड्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेन एवर अ नोड ऑकर्स इन द लैंप वोल्टेज द लैंप बिकम्स डार्क। द लैंप बिकम्स डार्क। नेक्स्ट पॉइंट, सो द लैंप बिकम्स डार्क आफ्टर एन इंटरवल 2π/ω1 माइनस ω। ठीक है, इतने टाइम के बाद वो डार्क हो जाता है, तो इतने इतने गैप पे वो बार बार लैंप डार्क होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो देखो, अब इससे हमारा सिग्निफिकेंस क्या निकलता है? लैंप डार्क कितनी देर बाद हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ω1 माइनस ω। हमने कहा था जनरेटर की फ्रीक्वेंसी हल्की ज्यादा रखनी है, किससे? लैंप की सॉरी इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी से। तो ω1 और ω में कितना डिफरेंस होगा? ज्यादा डिफरेंस होगा तो टाइम कम, कम डिफरेंस होगा तो टाइम ज्यादा। यानी लैंप कितनी तेजी से बार बार बंद हो रहा है, ये देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ω1 और ω में कितना डिफरेंस है। तो अगला पॉइंट ये लिखना, द टाइम बिटवीन टू नोड्स इज अ मेजर of the frequency difference between alternator and the infinite bus bar. So if the lamp
flickers at a rapid rate, the frequency difference is large. At a rapid rate, then the frequency difference is large. But if the lamp flickers at a small rate, then frequency difference is small. तो हमें फ्रीक्वेंसी हल्की ज्यादा रखनी होती है। जैसे मान लो सिस्टम की 50 हर्ट्ज है, तो जनरेटर जोड़ने से पहले उसकी 51 हर्ट्ज रख लो। बहुत कम डिफरेंस चाहिए होता है। तो बहुत कम डिफरेंस का मतलब है टाइम बिटवीन टू नोड्स इज लार्ज। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम तो टाइम ज्यादा। टाइम ज्यादा का मतलब है अभी बंद हुआ, फिर थोड़ी देर बाद बंद होगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर से बंद होगा। यानी बंद होने का ये जो सिलसिला है ये बहुत स्लोली चल रहा है। तो मैंने यही बोला है कि फ्लिकरिंग माने टिमटिमाना या फिर बार बार जलना बुझना। ये जो जलना बुझना है अगर ये स्लो चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस स्मॉल है। अगर ये जल्दी जल्दी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लार्ज है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्मॉल रखना होता है, बट ये भी ध्यान रखना होता है कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बस से ज्यादा हो। अब ये बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या जज करना बचता है? फेज सीक्वेंस। तो यहां मैं दो केसेस समझाता हूं। केस वन मैं ले रहा हूं ऑपोजिट फेज सीक्वेंस का, कि जनरेटर और बस का फेज सीक्वेंस ऑपोजिट है। अब हम क्या जानते हैं, जनरेटर और बस इनके अंदर तीन तीन फेजर बनेंगे। जैसे मान लो ये बस का फेजर है, इसका फेज सीक्वेंस है ए, बी और सी। हम जानते हैं कि फेजर कितनी स्पीड से घूमता है। फेजर घूमता है कितनी स्पीड से? अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा मानी हुई थी। अब अपोजिट फेज सीक्वेंस का मतलब है कि जनरेटर का फेज सीक्वेंस है ए डैश, सी डैश, बी डैश। ठीक है, और ये कितनी स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा 1। ठीक है, अब अपोजिट फेज सीक्वेंस में भी ये मान लो कि फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा। अब पहली बात समझो, ये सभी फेजर्स की लेंथ जो है वो आरएमएस या मैक्सिमम वैल्यू कह दो, वीएम, वीएम और वीएम है। इधर भी वीएम, वीएम और वीएम है। अब देखो ए और ए डैश का मैग्नीट्यूड है वीएम और दोनों हैं सेम फेज में। जब लैंप के दोनों तरफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज सेम हो जाए तो लैंप हो जाएगा बंद। बात सोच के देखो, अभी मैंने बताया था लैंप बंद होने की कंडीशन क्या होती है कि लैंप के दोनों एंड पे यानी बस और ऑल्टरनेटर पे सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड और सेम फेज आ जाने से लैंप बंद हो जाता है। तो यहां यही तो हो रहा है, ए और ए डैश दोनों वर्टिकल हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो कौन सा लैंप बंद हो गया? एल ए हो गया बंद। अब देखो सी जो है लेफ्ट में है, सी डैश जो है राइट में है। मैग्नीट्यूड दोनों का वीएम है लेकिन फेज अलग अलग है। ऐसे बी राइट में है, बी डैश लेफ्ट में है, अगेन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट फेज है अलग अलग। तो बी और सी वाले लैंप अभी बंद नहीं है। अब दोनों फेजर को रोटेट कराने से बेहतर यह होगा कि इस वाले फेजर को स्टेशनरी मान के, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, इसको स्टेशनरी मान के इसकी स्पीड मान लो फिर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, रिलेटिव स्पीड। अगर भाई ओमेगा से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये ओमेगा 1 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस फेजर पे खड़े होके देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा से। ठीक है, अब आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन, पहले फेजर को तो स्टेशनरी माना हुआ है तो पहला फेजर तो एज इट इज रहेगा, ये स्टेशनरी है ए, बी और सी, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया 120 डिग्री से, तो ये सी डैश आ गया ऊपर, ए डैश आ गया लेफ्ट में और बी डैश आ गया राइट में। अब देखो ये जो बी और बी डैश हैं दोनों का ओरिएंटेशन भी सेम और मैग्नीट्यूड तो पहले से ही दोनों का था वीएम। तो कौन सा लैंप बंद हो गया?
यहां बंद हो गया LB। अगेन अब मान लो आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन, फिर से आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन और 120 घुमा दो। अब पहला फेजर तो स्टेशनरी ही माना जाएगा, ABC। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज और 120 घूम गया, और 120 घूमने का मतलब है ये B डैश वाला ऊपर चला जाएगा, A डैश वाला सीधे हाथ में, और C डैश वाला लेफ्ट में। अब देखो C और C डैश ये दोनों सेम फेस में आ गए, तो कौन सा लैंप बंद हो गया? LC। यानी कि यहां पे तीनों लैंप बारी बारी से बंद हो रहे हैं, किस ऑर्डर में? LA, LB एंड LC। ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना? तो लैंप एक बार में तीनों बंद नहीं होंगे, एक एक करके बंद होंगे, और ऑर्डर बनेगा LA, LB और LC। अब ये तो हुआ अपना पहला केस। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, माइनर डिफरेंस ले रहा हूं, ω1 अगर ω से छोटा होता। अब तुमने बोला इसकी स्पीड ω1 माइनस ω है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ω1 ω से छोटा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अब इसकी स्पीड हो गई क्लॉकवाइज, और कितनी हो गई? ω माइनस ω1। ω1 माइनस ω नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि ये एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के रिलेटिवली किस तरफ घूम रहा है? क्लॉकवाइज। अभी तो देखो लैंप A ऑफ था, अब बात आती है 120 डिग्री रोटेशन के बाद, लेकिन 120 ना क्लॉकवाइज करवाना। क्लॉकवाइज अगर करवाओगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज करवाने की वजह से सबसे पहले ऊपर आ जाएगा B डैश, राइट में आ जाएगा A डैश, और लेफ्ट में आ जाएगा C डैश। अब किसका फेज मैच कर गया? C डैश और C का। तो पहले कौन बंद हो गया? लैंप C। और 120 डिग्री रोटेशन के बाद ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और 120 डिग्री रोटेशन के बाद ऊपर आएगा C डैश, सीधे हाथ पे जाएगा B डैश, लेफ्ट में जाएगा A डैश। अब कौन सा लैंप का फेज मैच कर रहा है बताओ? अब मैच कर रहा है B और B डैश का। इसका मतलब कौन सा लैंप बंद हुआ? LB। यानी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बस से ज्यादा है या कम है, ये किससे मालूम चल जा रहा है? लैंप्स के बुझने के सीक्वेंस से। तो एक पॉइंट लिखना, इफ फेज सीक्वेंस ऑफ जनरेटर is opposite to infinite bus, then the lamps become dark one by one, and if generator frequency is higher than infinite bus, then the sequence of becoming dark is LA, LB, LC. But if generator frequency is less than bus frequency, then sequence of becoming dark becomes LA, LC, LB। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम होने से लैंप्स का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब दूसरे केस की मैं बात करता हूं, अगर दोनों की दोनों का फेज सीक्वेंस सेम हो। केस 2, सेम फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब की बार, तो ऐसे ही ले लो ω1 माइनस ω, लेकिन अब फेज सीक्वेंस सेम रखना। अगर फेज सीक्वेंस सेम रखोगे तो क्या होगा? देखो A और A डैश का फेज मैच हो गया, B और B डैश का फेज मैच हो गया, C और C डैश का फेज भी मैच हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों लैंप बंद हो जाएंगे, यहां पे कोई एक नहीं। तो अगर तीनों लैंप एक साथ बंद हो जाते हैं, then it means that the phase sequence is same। तो अगला पॉइंट ये लिखो, ये ड्रॉ करके, if the lamps become dark all at the same time, then phase sequence
of incoming generator is same as infinite bus। ठीक है भाई, ये मेथड क्लियर हुआ। अब देखो इसने तीनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई की, दोबारा समझाता हूं। पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिख लो, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट, if lamps never become dark, then voltage magnitude of alternator is not equal to infinite bus, and to make it equal we need to vary the field current। ठीक है, इसीलिए जब कभी देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसी लाइन आ जाए, क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी लाइन आ जाए, सिंक्रोनाइज्ड विद एन इन्फिनिट बस, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिख जाए तो इसका यूज कैसे करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बस वोल्टेज। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग फील्ड करंट चेंज करके यही कंडीशन अचीव करना चाहते हैं। बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट, द फ्लिकरिंग रेट ऑफ लैंप डिपेंड्स ऑन बीट फ्रीक्वेंसी or the difference of alternator and bus frequency. So if lamp flickers faster, the difference in frequency is large, but if lamp flickers slowly, difference in frequency is small। अगला point, for same phase sequence all lamps become dark simultaneously। अगला, for opposite phase sequence lamps become dark one by one। opposite phase sequence के नीचे ही लिखना, if generator frequency is greater than bus frequency, sequence is LA LB LC। इसी के नीचे दूसरा पॉइंट, if generator frequency is less than bus frequency, the lamp sequence is LA LC LB। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर काम आ जाते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस मेथड का डिसएडवांटेज लिखना, डिसएडवांटेज तो इसमें लिखो, द वोल्टेज अक्रॉस सिंक्रोनाइजिंग स्विच कैन गिव राइज टू सिंक्रोनाइजिंग करंट। कहने का मतलब दोनों तरफ की वोल्टेजेस मैच ना होने से सर्कुलेटिंग करंट स्टैब्लिश हो सकता है फॉर पैरेलल ऑपरेशन। सर्कुलेटिंग करंट को अभी हम आगे बोलेंगे, देखेंगे कि उसको कहा जाता है सिंक्रोनाइजिंग करंट। क्यों कहते हैं वो भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो, अगर वोल्टेजेस दोनों तरफ सेम नहीं हुई तो जो स्विच या लैंप के अक्रॉस वोल्टेज है उसकी मदद से सर्कुलेटिंग करंट सेटअप हो जाएगा। अगला मेथड लिखो, बहुत छोटा सा मेथड है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोनोस्कोप मेथड। अब सिंक्रोनोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर ना अपना बस एक पॉइंटर लगा रहता है, इधर होता है फास्ट, इधर होता है स्लो। तो जब ये सिंक्रोनोस्कोप जोड़ा जाता है जनरेटर और इनफाइनाइट बस के बीच में, तो इसका पॉइंटर घूमता है। पॉइंटर अगर फास्ट की तरफ घूमा तो माने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बस से, स्लो की तरफ घूमा तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम है बस से। अब हम चाहते क्या है, जनरेटर फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहते हैं तो किस तरफ जाना चाहिए, फास्ट वाली तरफ या क्लॉकवाइज। और कितनी स्पीड से घूमता है, कितनी तेजी से अपना चक्कर पूरा कर रहा है, वो बताता है फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस कितना ज्यादा है। बहुत तेज तेज घूमेगा तो ज्यादा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज में, स्लोली घूमेगा तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कम है। तो इसमें लिखना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फिटेड विद अ पॉइंटर टू इंडिकेट वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर is more than or less than frequency of infinite bus। अगला पॉइंट,
if pointer rotates clockwise, frequency of generator is more than infinite bus, and if the pointer rotates anti-clockwise, frequency of generator is less than infinite bus. So the pointer should rotate clockwise. Next point, the rate at which pointer rotates represents the frequency difference, and since the frequency difference should be small, the pointer should rotate slowly. ठीक है, पॉइंटर धीरे धीरे घूमना चाहिए. So ideally pointer should rotate slowly in clockwise direction. ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है इन केस ऑफ सिंक्रोनोस्कोप. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ज्यादा चांस होता है डार्क लैंप मेथड पे. ठीक है, तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड से हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जज कर रहे हैं. यहां फेज सीक्वेंस की बात नहीं हो रही, फेज सीक्वेंस की बात सिर्फ किसमें होती है, डार्क लैंप मेथड के अंदर. ठीक है, तो इन मेथड्स की मदद से एक बार सिंक्रोनाइज कर लिया जाए, यानी मॉड ई इक्वल टू मॉड वी बस कर दिया जाए, ऐसा होने के बाद फिर हम लोग स्विच को ऑन करके जनरेटर को बस से जोड़ सकते हैं. अब देखो यहां तक तो ये बात समझ आई कि जोड़ने से पहले का प्रोसेस क्या है, जोड़ने के बाद क्या होता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो पैरेलल ऑपरेशन में आपको दो पार्ट्स में कराऊंगा कि दो जनरेटर आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं या जनरेटर सीधा बस से जोड़ा गया है. तो ये दो केसेस हमें कवर करने हैं इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन. लेकिन ये सभी बातें नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो के अंदर इतना ही. थैंक यू.